मलिक हाउस में आज बहुत खूबसूरत शाम उतरी हुई थी। सारम और फारिया की मंगनी की वजह से हर जगह चहल-पहल और गहमा-गहमी थी। हर कोई हँसता मुस्कुराता फिर रहा था। फारिया बेटे देखो कौन आया तुमसे मिलने। निदा बेगम फारिया की मामा इसके कमरे में आई। वो कजिन्स के घेरे में बैठी तैयार हो रही थी। मुड़कर आने वाले को देखा तो ये एकदम खुशी से उठ गई। अदन, इतनी देर में आई? मैंने कल भी बहुत वेट किया तुम्हारा। पिस्ताई रंग के कुर्ते पजामे में ढीला सा जूड़ा बनाए अदन के गले से लगती वो रूठ कर बोली, सॉरी, पर देखो आज फंक्शन से पहले ही आ गई हूँ। इससे अलग होते मुस्कुरा कर बोली तो वो भी मुस्कुरा उठी। बहुत प्यारी लग रही हो। फारिया ने इसके दिलकश चेहरे को देखकर बेसाख्ता तारीफ करी थी और वो झीप सी गई थी। मुझे छोड़ो, हसीन तो आप लग रही हैं आज। वाइट कामदार फ्रॉक में तैयार फारिया को छेड़ा, जो आज बहुत ही मुनफरिद और प्यारी लग रही थी। चलो लड़कियों, लड़के वाले आ चुके हैं, फारिया को नीचे तैयार करके लाओ। निदा बेगम इन्हें कहती कमरे से निकल गई। फिर वो भी अपनी तैयारी मुकम्मल करके लड़कियों के घेरे में नीचे आ गई। अदन भी इनके साथ साथ थी। यार, लगे हाथ तो तू भी अंगूठी पहना ही दे। फारिया के साथ आती अदन को देखकर सारम ने बालाज को छेड़ा। वो नासमझी से उसे देखने लगा। क्यों, लड़कियां दरख्त पर लगी हैं जो मैं तोड़ूं और अंगूठी पहना दूं? मुस्कुराते हुए उसे देखा। वाइट शर्ट और ब्लैक ड्रेस पैंट में हल्की सी बड़ी हुई शेव और खूबसूरती से घनी मूंछों को तराशे अपनी वजही शख्सियत के साथ पूरी महफिल में नुमाया लग रहा था, जिसकी एक खास वजह इसका मगरूर और रिजर्व्ड अंदाज था। ड्रामे ना किया कर मेरे सामने। मेरी वाली के राइट साइड देख, तेरे लिए पसंद है मुझे। घूर कर उसे सामने मुतवज्जो किया तो उसने भी अब पहली बार नजर उठाकर देखा। फारिया के साथ करीब आती अदन को देखकर एक पल के लिए ठहर सा गया, जबकि सामने से आधी अदन भी उसे देख चुकी थी और इसकी नज़रें खुद पर महसूस करके दिल बहुत से जोर से धड़का था। कितना खूबसूरत लम्हा था ये। इसका दिल चाहा वह सारे माहौल को साकित कर दे, हत्ता कि इसकी नज़रों को भी, जो अगले ही लम्हे इस पर से हट गई थी। मुझसे मिलते हैं चुरा कर आंखें, फिर वो किसके लिए रखते हैं सजा कर आंखें। मैं इन्हें देखता रहता हूँ जहाँ तक देखूं। एक वो है कि जो देखे ना उठा के आंखें। मुझे भी ऐसी कोई जल्दी नहीं, तू ही पहन ये हथकड़ी। ठहरे हुए लहजे में कहता मुस्कुराकर साइड पर हो गया, क्योंकि फारिया को इसके बराबर में लाकर बिठा दिया गया था। पार्टी में मेस के तमाम दोस्त और कोलीग्स मौजूद थे। हर तरफ खिलखिलाहटे और कह कहे अरूज पर थे। बहुत से ब्रिगेडियर्स और मेजर अपनी फैमिली के साथ भी मौजूद थे। हर सू रौनक ही लगी हुई थी। बेटा यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? जवेरिया बेगम ने मुस्कुरा कर अदन को देखा, जो कोने में अकेली बैठी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, बस वहाँ थोड़ा सा शोर हो रहा था, इसलिए यहाँ आ गई। इनसे गले मिलते हुए बोली, क्योंकि पूरा मलिक हाउस म्यूजिक से गूंज रहा था। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। फौजिया नहीं आई? मोहब्बत से पास अपने बिठा कर बोली तो इसके लबों पर एक नरम सी मुस्कुराहट आ गई। जी, वो बाबा की तबीयत कुछ अपसेट है, इसीलिए रुक गई। इन्हें तफसील बताने लगी। अदन अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। इसके बाबा भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। और रुदाबा नजर नहीं आ रही? इसने नजरें दौड़ाई, इनसे पूछा। हाँ बेटा, इसके एग्जाम्स चल रहे हैं, फिर जुल्फ़िकार को भी इसी के साथ रुकना पड़ा। वो हंसते हुए बोली, क्योंकि रुदाबा इसी शर्त पर रुकी थी कि कोई इसके पास रुके और जुल्फ़िकार साहब में तो इसकी जान बचती थी, इसीलिए वो घर पर ही थे। इसकी बात सुनकर वो हंस पड़ी। जब भी बाला आज भी वहीं चला आया। क्या बात है, बड़ी हंसी आ रही है। मुस्कुराता हुआ सामने बैठा तो वो एकदम खामोश हो गई। न जाने क्यों एक झिझक सी आज उसे महसूस हो रही थी उसके सामने। क्यों, मेरी बेटी अब हंस भी नहीं सकती? इसे घूरते आदन को मोहब्बत पाश नजरों से देखा। इन्हें शुरू से वो अपने दिल के बहुत करीब लगती थी। अरे, मैंने कब मना किया? मैं तो बस आपकी बेटी से वजह पूछ रहा था। हंसते हुए शर्माई शर्माई अदन को और अपनी माँ को देखा। आंटी, और मेरी पर्सनल बात थी कि तुम अपनी नाक बीच में मत घुसाओ। वो भी अपनी हवास मश्तमा करके नॉर्मल अंदाज में बोली। दोनों माँ बेटा मुस्कुरा दिए। आहिस्ता आहिस्ता तमाम मेहमान रुखसत हो रहे थे। फारिया और सारम भी वहीं चले आए। यार, सख्त किस्म की भूख लगी है। इसकी दोस्तों ने दिमाग खा लिया सारा बातें कर करके। फारिया को घूरता बालाज के बराबर में बैठ गया, जबकि वो भी घूरी से नवाजती अदन के बराबर में बैठ गई।
तुम लोग बातें करो, मैं ज़रा निदा से मिल लूँ। इन्हें बातें करता छोड़कर वो उठ गई थी। सारंग ने टेबल पर खाना लगवा दिया था। तो फिर कब निकलोगे तुम लोग? अदन ने इन तीनों से पूछा। बस इंशाल्लाह फजर के बाद, सारंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जबकि बालाज खामोशी से मोबाइल पर किसी को टेक्स्ट कर रहा था। अदन की नज़रें वक्तन फवक्तन इस पर उठ रही थीं। अदन बीबी, बाहर आपको लेने आए हैं। मुलाजिम ने आकर खबर दी तो वो भी रिस्ट वॉच पर टाइम देखने लगी। चलो यार, 12 बज रहे हैं, मुझे भी इजाज़त दो। उजलत में उठते बोली। फारिया भी खाना छोड़कर उठ खड़ी हुई। इतनी जल्दी जा रही हो? इसका हाथ थामती हुई उठकर बोली। जल्दी? 12 बज रहे हैं। उसके गले लगते हंसते हुए बोली। ऑल द बेस्ट गाइस। मुस्कुराकर तीनों को देखा, वो भी मुस्कुरा दिए। खुदा हाफिज कहती, एक नज़र लबों पर नरम मुस्कुराहट लिए अपनी तरफ देखते बालाज पर डालकर बाहर की तरफ बढ़ गई। ओह नो, अदन अपना सेल फोन तो यहीं पर ही भूल गई। फारिया इसका मोबाइल उठाती बोली तो बालाज ने एंट्रेंस की तरफ देखा जहां वो जा रही थी। जा देकर आ, अभी कार में नहीं बैठी होगी। सारम ने बालाज को मोबाइल थमाते कहा तो वो उजलत में उठता बाहर की तरफ बढ़ गया। अदन बाहर निकलकर इधर उधर नजर दौड़ाई तो वो ड्राइववे पर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठ रही थी। इसकी आवाज पर चौंक कर पलटी। बालाद हाथ ऊंचा किए मोबाइल लहरा रहा था। उसने बैग चेक किया तो मोबाइल गायब। ये भूल रही हो तुम शायद। उसे करीब आकर मोबाइल थमाया और वो अपनी गायब दिमागी पर थोड़ी सी खफीफ हो गई। थैंक यू, मुस्कुरा कर उसे देखा। कोई बात नहीं, जाओ अब, नरम लहजे में बोला। अदन ने एक पल के लिए उसे देखा जो न जाने फिर कब नजर आता। तुम भी जाओ और जल्दी वापस आओ, वो भी उसी अंदाज में बोली। बस तुम दुआओं में याद रखोगी तो जल्दी लौटेंगे, इसकी आंखों में देखकर बोला। वो कुछ देर तो उसकी आंखों में देखती रही, फिर सर हिलाती गाड़ी में बैठ गई। उसे क्या बताती, वो शख्स तो एक ज़माने से इसकी दुआओं में शामिल था। आंखें मूंदती सर सीट की पुश्त से टकरा गई। यार भाभी, समझाओ ना मम्मा को, झंझलाती हुई बोली। कब से सबूही बेगम को कायल करने में लगी हुई थी, मगर वो साफ इनकार कर चुकी थी। दानैन, मुझे तंग मत करो, जब मैंने एक दफ़ा मना कर दिया तो क्यों जिद कर रही हो, डपट कर वो बोली। दानैन ने नाराज़गी से इन्हें देखा, फिर माहीन को। मम्मा, थोड़े अरसे की ही तो बात है, वो कौन सा आगे जॉब का सोच रही है। उसने भी इसकी उतरी हुई शक्ल देखकर हमायत ली तो सबूही बेगम ने एक नज़र नाराज़ बैठी बेटी को देखा। मैं कुछ नहीं जानती, असद अगर इजाज़त दे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो भी नाराज़गी से कहती उठ खड़ी हुई। दानैन ने एक नज़र मुस्कुराती भाभी को देखा और एकदम ही माँ से लिपट गई। जब माँ मान गई तो असद भाई को मनाना इसके बाएं हाथ का खेल था। लव यू मामा, लाड से बोली तो उन्होंने घूरते हुए दूर किया। दानैन, इस सब के चक्कर में पढ़ाई को इग्नोर मत करना, वॉर्न करते हुए वो बोली तो उसने फौरन सर हिला दिया। बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मुस्कुराती हुई बोली। माहीन भी मुस्कुरा दी थी। वापसी कब तक हुआ करेगी अब तुम्हारी, उसने फिक्रमंदी से पूछा। 3 साढ़े 3 तक, एक नज़र माँ को देखकर डरते डरते बोली तो वो खामोशी से अंदर चली गई। टेंशन मत लो, इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। इसका हाथ थाम कर तसल्ली दी तो वो भी मुस्कुरा दी। जानती थी इसकी माँ इन सब के लिए कितनी हसास थी। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? वो दोनों अपनी मखसूस जगह पर बैठी थी जब अरीबा भी वहीं चली आई। हाँ बैठ जाओ, पूछ क्यों रही हो, दानैन खुशदिली से बोली। वो भी इन्हीं के साथ बैठ गई। ये इतना पीछे क्यों बैठती हो तुम लोग, उसने हैरत से पूछा तो दोनों मुस्कुरा दी। यहाँ से टीचर की नज़रों में नहीं आते इसलिए, मारिया हंसते हुए बोली तो अरीबा भी मुस्कुरा दी। तुमने इतना लेट एडमिशन क्यों लिया, मारिया ने ताज्जुब से पूछा। दानैन भी उसे देखने लगी। वो एक्चुअली मेरी शादी होने वाली थी, फिर मेरे मंगेतर आउट ऑफ कंट्री चले गए तो मैंने सोचा अपनी डिग्री कंप्लीट कर लूँ, वो सादगी से बोली। मुबारक हो, मतलब एंगेज्ड हो, दानैन ने मुस्कुराकर छेड़ा तो वो झींक गई। रहती किधर हो तुम, कराची में, मारिया को पता नहीं क्यों इसका सब कुछ जानने का शौक चढ़ा हुआ था। दानैन इसके सवालों पर बस सांस भर कर रह गई। यहाँ तो मैं हॉस्टल में रह रही हूँ, वरना घर मेरा लाहौर में है, मुस्कुराकर इन्हें अपनी फैमिली के बारे में बताने लगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जब भी गंभीर आवाज़ में कहते
डार्क ब्लू शर्ट और ग्रे पैंट में सर तैमूर क्लास में दाखिल हुए। एक तो ये भी रोज आ जाते हैं, चिढ़कर बोली। अरीबा ने हैरत से उसे देखा। तो ये तो अच्छी बात है ना, इन्हें ख्याल है हमारा, वो मुस्कुराते हुए बोली। उसने बुरा सा मुंह बनाया। लो, एक और आ गई सर की हिमायती। चिढ़कर बैग से पेन ढूंढने लगी, जो न जाने कहाँ चला गया था। सर बोर्ड को पर क्वेश्चन समझा रहे थे और वो दोनों भी इसी तरह मतवज्जो हो गई थी। पेन तो नहीं मिल रहा मेरा, झुंझलाकर थोड़ा जोर से बोली तो सर तैमूर ने पलटकर नागवारी से इसे देखा। दो ना, क्या मसला है? कैलकुलेटर भी शायद इसी के साथ डेट पर रह गया है। अपनी धुन में मारिया को हिलाती बोली तो उसने घूर कर चुप कराना चाहा। क्या है दो ना? इसकी घुरियों को नजरअंदाज करते तब कर बोली। अच्छा मेरी माँ, तो चुप हो जा। मिन्नत से बोले तो किसी तरह तो इसके मुंह पर कुफल चढ़े। क्यों चुप हो जाओ? मैंने 2 दिन पहले ही एक पेन दिया था ना तुम्हें, इसे घूरते हुए बोली। दानेन, लो, ये ले लो। अरीबा ने उसे अपना पेन देकर खामोश करवाना चाहा, मगर वो मारिया की जानिब रुख मोड़े लड़ने में बैठी थी। मिस हसन, उसकी गरजदार आवाज पर वो तीनों ही गड़बड़ा गई। यस, यस सर, फौरन उठ खड़ी हुई, जिसके नतीजे में गोद में रखा सारा सामान जमीन बोस हो गया। मारिया ने दुख से अपना माथा सर पीट लिया। सर तैमूर उसकी घबराई हुई शक्ल देखकर दांत पीस कर रह गए, जबकि अरेबा खामोशी से दोनों के तासुरात देख रही थी। आपको छोटे बच्चों की तरह खामोश कराने के हरबे इस्तेमाल करने पड़ेंगे क्या अब हमें? वो नागवारी से बोले तो दाने ने छोटे मासूम बच्चों की जैसी शक्ल ही बना ली। सर, क्या किया अब हमने? इतनी मासूमियत से वो बोले कि वो देख कर ही रह गए। अच्छा, कुछ नहीं किया तो बताइए ज़रा, इस वक्त मैं कौन सा टॉपिक समझा रहा था क्लास को? दोनों हाथ सीने पर लपेटते हुए वो बोले। इसकी हवाइयाँ अब उड़ी थीं। लब काटते नजरें नीचे की तो नजर अरीबा के नोटबुक पर पड़ी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पुरएतमादी से इनकी आंखों में आंखें डालकर बोली। सर तैमूर के चेहरे के तासुरात कुछ और बिगड़े थे। मिस रेहा, प्लीज स्टैंड अप एंड टेल अस विच टॉपिक वी आर डिस्कसिंग टुडे। दाना इनको घूरते रेहा से बोले तो वो भी मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। सर, इनकम टैक्स। दाना इनको तमस्खराना निगाहों से देखकर बोली। वो महज दांत पीस कर रह गई। थैंक यू रेहा, सिट डाउन। मिस हसन, मुझे नहीं लगता आप यहाँ पढ़ने आ रही हैं। अपने साथ साथ अपने दोस्तों के फ्यूचर को दांव पर ना लगाएं तो बेहतर है। इस बात सख्त लहजे में तंबी की तमाम स्टूडेंट्स के चेहरों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट आ गई, जो इसे आग लगाने के लिए काफ़ी थी। सर, आप क्या वर्कशॉप वाली बात को पकड़ कर बैठ गए हैं? मुझे थोड़ी पता था कि सर हैं। अब क्या पूरा साल बदला लेंगे? वो भी तब कर बोल पड़ी, जबकि सर तैमूर की रंगत सबसे सुर्ख पड़ गई थी। जस्ट शट अप मिस हसन, धारते हुए वो बोले। वो एकदम सहम कर खामोश हो गई, जबकि पूरी क्लास हैरत से दानेन को देख रही थी, जिनमें फ्यूचर बर्बाद होने वाले दोनों दोस्तें सरफहरस थी। एक दृष्ट निगाह इस पर डाली और मुठ्ठियां भेजकर दूसरे रूम की जानिब बढ़ गए। फिर सारा वक्त वो बेतासुर चेहरा लिए क्लास का टॉपिक समझाते रहे और वो खामोशी से अपनी जगह बैठी रही। तमाम सामान अभी ज़मीन पर ही पड़ा था। अदनाओ, मैं ड्रॉप कर दूं तुम्हें? वो पोर्च में खड़ी अपनी कार की जानिब बढ़ रही थी जब डॉक्टर हमाद की आवाज़ पर पलटी। अरे नहीं, आप लेट हो जाएंगे, रहने दे, मैं चली जाऊंगी। उसने मना करना चाहा। नहीं होगा, आ जाओ, मुस्कुराकर कहते अपनी कार की जानिब बढ़े तो उसे भी आना पड़ा। आजकल डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं, हुकूमत से मुतालबात मनवाने के लिए। कार घर से बाहर निकालते उसे बताया तो वो हैरत से उन्हें देखने लगी। तो फिर क्यों जा रहे हैं हॉस्पिटल? ताज्जुब से पूछा। अगर नहीं जाऊंगा तो बाकी डॉक्टर्स गद्दार कहेंगे मुझे। एक नज़र उसे देखकर जवाब दिया तो वह मुस्कुरा दी। खैर, आप लोग तो 12 में से 6 महीने स्ट्राइक पर ही रहते हैं। इन चक्करों में मासूम अवाम पिसती है। उसने भी अपनी राय का इजहार किया। तो एक बार अपने प्रोफेशन पर रखकर सोचो। गवर्नमेंट 4-4 माह की सैलरी रोक कर बैठी है। डॉक्टर्स हवा तो खाते नहीं जो ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। हाँ, मैं इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ। पेशेंट्स के लिए ये हर वक्त बहुत बुरा साबित होता है, लेकिन इसका हल सिर्फ हुकूमत के पास है।
अगर वो अपनी 200 भरने से पहले डॉक्टर्स को इनकी हक हलाल की कमाई दे दे, तो ये नौबत ही ना आए। वो भी शुरू हुए तो निज़ाम का सब कच्चा चिट्ठा खोल गए। वो एक सीनियर हार्ट स्पेशलिस्ट थे। लाहौर से इनकी पोस्टिंग इस्लामाबाद हो चुकी थी। इनका ज़ाती फ्लैट रेनोवेशन के मराहिल में था, इसलिए आजकल वो अपने मामू के घर यानी अदन के घर रिहाइश पसीर थे। चलें, मेरी इस जॉब की तो स्ट्राइक नहीं, इसलिए अल्लाह हाफ़िज़, शाम में मिलेंगे। मुस्कुराकर बोली, क्योंकि उसका स्कूल आ चुका था और एक नज़र सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े इस पर इस सोबर सी प्यारी लड़की को देखा तो वो सर हिला के रह गए। अल्लाह हाफ़िज़। इसको गाड़ी से उतरता देखकर मुस्कुराकर बोले। वो भी एक नज़र इन पर डालती स्कूल की जानिब बढ़ गई। इसके दाखिल अंदर होने तक उन्होंने उसे देखा और पुरकशिश लबों पर नरम सी मुस्कुराहट लिए कार आगे बढ़ा दी। पेपर सर पर थे, इसलिए सभी स्टूडेंट्स सीरियस होकर पढ़ाई में लग गए थे, जबकि वो पढ़ाई और मैम के कामों में घन चक्कर बन गई थी। सर तैमूर की इस दिन की डांट के बाद वो ज़्यादातर इनके पेपर से गायब होकर बाद में अरीबा और मारिया से काम ले लेती या खामोशी से क्लास अटेंड करती। उसे अजीब सी चिढ़ हो गई थी सर तैमूर से। वैसे ही इनके चेहरे के तासुरात उसे देखकर हमेशा सख्त हो जाते थे और इसकी वजह वो आज तक जान न सकी थी। इसके पास ये सोचने का वक्त भी नहीं था, क्योंकि क्लासेस ऑफ होने के फ़ौरन बाद उसे मैम अमारा के ऑफिस पहुंचना होता था और इस रूटीन में भी वो थक चुकी थी। वो इससे ज़्यादा काम तो नहीं करवाती थी, मगर इस आराम तलब लड़की की जान जाती थी। अभी वो इनके ऑफिस में बैठी इनके इंस्टीट्यूट के बच्चों की वर्कशीट्स देख रही थी। चलो बेटा, बाकी कल देख लेना, अब ऑफ करो। इसे काम में लगा देखकर वो बोली। उसने भी घड़ी की तरफ देखा, जो 3:15 बजा रही थी। ओके मैम, हल्की सी स्माइल पास करती अपना सामान समेटने लगी। ये लो बेटा, मेरी एक स्टूडेंट का ड्राइवर पार्किंग में खड़ा है, ये एनवेलप इसे दे दो। इसे एनवेलप देती बोली तो वो भी उसे थाम कर बाहर निकल गई। नीले शिफॉन के खूबसूरत टॉप और ब्लैक जीन्स पर काले रंग की स्टोल और ऊंची पोनी बांधे आंखों में हल्का सा काजल लगाए मासूम सी गुड़िया लग रही थी। तेज तेज कदमों से चलती पार्किंग एरिया की तरफ आई। दिमाग में सबूही बेगम की सलावातें घूम रही थी, जो इसे घर पहुंचकर पढ़ने वाली थी। धूप की तपिश से बचने के लिए माथे पर हाथ रखा और इर्द गिर्द देखने लगी कि एक लड़का उसकी जानिब आ रहा था। मैम, हमारा का एनवेलप तुम्हारे पास है? उसने करीब आकर पूछा तो दानियल ने सर से पैर तक उसे देखा, जो ड्राइवर कम और डाकू ज्यादा लग रहा था। जी, ये लें। अपनी सोचों को झटकती एनवेलप उसे थमा गई। उस शख्स ने गहरी नजरों से इसका जायजा लिया और लबों पर एक मुस्कुराहट से आ गई। क्या मसला है, जाओ अब। इसकी अजीब सी नजरों को खुद पर महसूस करके नागवारी से बोली तो वह सर हिलाता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। इडियट। सर झटकती खुद भी अपनी कार की जानिब बढ़ गई। कौन था वह शख्स? सर्द आवाज कानों में पड़ी तो डोर खोलता हाथ खुद ब खुद रुक गया। मुड़कर देखा तो सर तैमूर नागवारी से उसे ही देख रहे थे। कौन? उसने ना समझी से इन्हें देखा। वो करीब आकर खड़े हो गए। मिस हसन, जिस शख्स को आपने अभी एनवेलप थमाया था, वो कौन था? एक एक लफ्ज पर जोर देते भिंचे हुए लहजे में बोली तो वो दानियल ने हैरत से इन्हें देखा। वो तो मैम के स्टूडेंट का ड्राइवर था। उसने भी सादगी से बता दिया। जस्ट शट अप। यूनी में आप ऐसी हरकतें करती फिर रही हैं, ऊपर से झूठ भी बोल रही हैं। इन धाड़ पर दानैन के तो आग ही लग गई थी। कैसी हरकतें? हाँ, क्या किया है मैंने? सर हैं तो क्या कुछ भी कहेंगे? आप भी अपनी लिमिट्स में रहें। अपनी अपनी जात पर कुछ भी कहने का हक मैंने अभी किसी को नहीं दिया, समझे आप? वो भी बिफर उठी थी। खुद पर उंगली उठाने वाले का मुंह अच्छी तरह बंद करना जानती थी। सर तैमूर के चेहरे पर बेयकीनी, हैरत और गुस्से के तासुरात छा गए, मगर वो इनके तासुरात की परवाह किए बगैर गाड़ी में बैठी और इनके आगे से गाड़ी निकालकर धूल उड़ती चली गई। आज के बाद तुम्हारी हर हरकत पर नजर होगी मेरी मिस हसन। इसकी गाड़ी को दूर ज्यादा देर पुरसरार लहजे में कहते अपनी कार की जानिब बढ़ गए। ये रही डिटेल्स। आज शाम 6 बजे पर्ल की पार्किंग में नजर आए थे ये बंदे। सीसीटीवी कैमरा में सड़ी की 2 लड़कों की तस्वीर और तफसीलात सर ने इसके सामने रखी। उसने एक नज़र लैपटॉप से हटाकर पिक्चर्स को देखा।
इस गैंग का जो भी लीडर है बहुत ही कुछ शातिर चीज़ है। हमेशा नई गेटअप में अटैक करता है। सोफ़े की पुश से टेक लगाते जबड़े भींच कर बोला, इन्हें कराची आए 2 दिन हो चुके थे और इस वक्त वो बालाज के अपार्टमेंट में रिहाइश पसीर थे। यही तो बात है, वो बंदा हमारे सामने भी आ जाए और हमें भनक भी नहीं पड़ेगी। 2 साल पहले गदागरों की टोली ने स्कूल गर्ल्स की बोरी में बांधकर गंदम की ट्रकों में एक्सपोर्ट किया था। सारम ने नाकावारी से जिक्र किया जिस पर बालाज ने एक निगाह इस पर डाली। और इस बार यूनी गर्ल्स को निशाना बनाया जाना है। ये प्लान है उनका। उसने लैपटॉप नज़र सामने करते आगाह किया तो सारम ने हैरत से उसे देखा। इसका मतलब वो टीचर, स्टूडेंट या पियन किसी भी रूप में हो सकते हैं। कॉफ़ी लेकर लाउंज में आती फारिया ने कहा तो बालाज सर अस्पात में हिला गया। इस लिस्ट के मुताबिक ये यूनिवर्सिटी टॉप लिस्ट पर है और जहाँ से गुमशुदा लड़की की गाड़ी मिली वो इसी के अहाते में है। सारम का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। बिल्कुल मेजर सारम और वो लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि एक हफ्ते बाद फेस्टिवल शुरू होने वाला है यूनि में। तीनों अब सर जोड़कर बैठ चुके थे और आगे के प्लान सेट कर रहे थे जब ही बालाज का फ़ोन बज उठा। सारम ने एक नज़र इसके फ़ोन पर डाली और इस सीरियस सिचुएशन में भी इसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई जो बालाज भी देख चुका था। जा रिसीव कर, मुस्कुराहट दबाकर बोला तो वो सर नफ़ी में हिलाता बालगोनी की जाने बढ़ गया, जबकि फारिया ने नासमझी से उसके मुस्कुराते चेहरे को देखा मगर वो महज कंधे उचका गया। कैसी हो? माथे पर आ जाने वाले बाल पीछे किए। कैसा होना चाहिए? तुम लोग नहीं हो तो बोर हो रही हूँ, उदासी से बोली। क्यों, जॉब छोड़ दिया है क्या हमारे पीछे? लब का कोना दबाकर बोला। नहीं, एक वही तो सहारा बचा है बोरियत ख़त्म करने का। वो दोनों कैसे हैं? ठीक है। कराची की हवा रास आ गई है दोनों को। हंसते हुए कमरे की जानिब देखा तो वो दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे। और तुम्हें? इसकी मध्यम आवाज़ पर वो एकदम के लिए ठहर गया। नहीं, मुझे बारकला की पहाड़ियाँ रास आती हैं। ये जगह अजनबी है मेरे लिए। उसके गंभीर लहजे पर अदन को अपना दिल अलग ही लय में धड़कता हुआ महसूस हुआ। मैं आंटी की साइड थी कल। कुछ देर खामोशी के बाद वो फिर बोली। हाँ जानता हूँ, वहाँ ना होते हुए भी हर चीज़ के बारे में खबर है। लबों पर एक धीमी मुस्कुराहट थी। तुम जब यहाँ थे तब बाखबर नहीं थे, अब कैसे हो गए? मैं नहीं मानती। इसका शिकवा करता लहजा बालाज जुल्फ़िकार को चंद पल के लिए खामोश करवा गया था। इतना बेखबर भी नहीं हो अदन बशीर। उसके ठहरे हुए लहजन पे अदन ने हैरानगी से फ़ोन को देखा। लबों पर एक मुस्कुराहट दिखी थी। अच्छा, फिर तो किसी दिन फुर्सत में तुम्हारी खबरगिरी करेंगे। दिल तेरे से धड़क रहा था। हाँ, अब फुर्सत में बैठकर ही बात होगी। एक गहरी सांस भरता फ़ोन काट गया, मगर दूसरी जानब बैठे शख्स का सारा दिन खुशगवार कर गया था। यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट को फेस्टिवल की वजह से बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। एक मेला सा लगा था। हर कोई टोलियों की सूरत घूम रहा था। पेपर्स ख़त्म होने के बाद भी सभी को रिजल्ट का इंतज़ार था और यही वजह थी जो सब बेफिक्रे नज़र आ रहे थे। इन चंद महीनों में अरीबा इन दोनों की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी और अक्सर कंबाइंड स्टडी की गर्ज से दाने इनके घर पाई जाती थी। आज भी वो तीनों मुख्तलिफ स्टॉल से चीज़ें खरीदती, खाती पीती इंजॉय करती फिर रही थी। हेलो, उसने करीब आकर पुकारा तो तीनों उसी जाने मुतवज्जो हो गई थी। तुमने तो कहा था मुश्किल है आज तुम्हारा आना। सफ़ेद फराक और चूड़ीदार पजामे में बाल खोले, आंखों में काजल लगाए आम दिनों से मुख्तलिफ लग रही थी। जैद की नज़रें इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। हाँ, सोचा तो यही था लेकिन जल्दी फारग हो गया तो सोचा थोड़ी कंपनी दे दूंगा तुम लोगों को। मुस्कुराकर इन दोनों को देखा। वो भी सफ़ेद कुर्तों में मलबूस थी। दोनों ने मानी खेजी से दानिया को देखा था। वो जैद की इसके लिए पसंदीदगी के बारे में जानती थी, मगर वो जानकर भी अनजान थी। खैर ये ज़हमत तुम बिल्कुल ना करते क्योंकि ये काम हम बखूबी कर रहे हैं, मारिया ने छेड़ते हुए कहा। अरीबा के लबों पे भी मुस्कुराहट आ गई, जबकि वो इसकी नज़रों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती इधर उधर का जायज़ा ले रही थी। आप लोग बैठे, मुझे मारिया के साथ सामने के स्टॉल से कुछ खरीदना है।
अरीबा ने खुद ही वहाँ से निकलने की कोशिश की, वरना दानेन का ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो हम यहाँ बैठकर धूप में हाथ सेंकेंगे क्या? हाँ भी चलते हैं, दानेन ने ताज्जुब से कहा। ज़ैद बस उसे देख कर रह गया। नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। अब वो डायरेक्ट इससे मुखातिब हुआ था, जो न जाने क्यों इसके जज़्बात को समझ नहीं रही थी। इसलिए आज वो फैसला करके आया था। आओ, चलते हैं। अरीबा इन दोनों को मुस्कुराती नज़रों से देखती मारिया को घसीटती हुई ले गई और दानेन जिस वक्त से भाग रही थी, अब कोई बहाना नहीं नजर आ रहा था। अब वहाँ चलते हैं। इस साइड के स्टॉल नहीं देखे मैंने। इसका ध्यान खुद से हटाने के लिए स्टॉल्स की जानिब मुतवज्जो किया तो वो भी उसके पीछे चल पड़ा। दानैन, हम एक दूसरे को कब से जानते हैं? इसके साथ चलते सवाल किया। दानैन ने हैरत से उसे देखा। 4-5 साल या शायद नहीं, जब तुम 9 में थी और मैं मैट्रिक में। आज से 6 साल पहले। इसकी याददाश्त पर उसने तौसीफ़ी निगाहों से उसे देखा और मुस्कुरा दी। हाँ, हम अकेडमी में मिले थे और जानती हो इन 6 सालों में मैं इसके अलावा कोई चेहरा मेरी आँखों में नहीं बचा। इसके खोए-खोए लहजे पर दानियल ने हैरानगी से उसे देखा। अल्फ़ाज़ जैसे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार ऐसी सिचुएशन का सामना हो रहा था और ना ही उसने खुद कभी ऐसा सोचा था। ऐसे ना देखो, जैसे मेरे जज़्बों से बिल्कुल आगाह ना हो। उसके ख़ुफ़ भरे शिकवे पर वो फ़ौरन संभली। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मासूमियत से इसकी आँखों में देखा। तो अब सोच लो। उसकी आँच देती निगाहों और जज़्बों से पुर लहजे पर वो सटपटा कर निगाहें झुका गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ज़ैद हर लिहाज से अच्छा था। एक डिसेंट शख्सियत का मालिक था, मगर वो फ़ैसला खुद तो नहीं कर सकती थी। दानैन, कहो ना कुछ। इसकी खामोशी पर उसने परेशानी से आगे बढ़कर इसका हाथ थामा। ज़ैद प्लीज़। उसने गड़बड़ाकर जल्दी से हाथ छुड़ाया और इधर-उधर देखा। सर तैमूर स्पॉट चीयर लिए ग्राउंड की तरफ ही आ रहे थे और ज़ैद को हाथ थामता देख चुके थे। वो पहले ही इसकी नज़रों में मशकूक हो चुकी थी। देखो ज़ैद, ये फ़ैसला मैं अकेले तो नहीं ले सकती ना, उसने समझाना चाहा। हाँ, इसलिए मैं अपना रिश्ता भेजना चाहता हूँ। वो तो जैसे आज इसके सारे बहाने रद्द कर देना चाहता था। अच्छा जो मर्ज़ी आए करो, मगर अभी नहीं, मुझे डिग्री कंप्लीट करनी है। उसने उँगली उठाकर वार्न किया, जबकि वो खिल उठा था। डोंट वरी, मैं शादी के बाद तुम्हारी डिग्री कंप्लीट करवा दूँगा। मुस्कुराते हुए इसके साथ चल पड़ा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं घर में भी नहीं घुसने दूँगी तुम्हें। गुस्से से वो बोली। वो भी इस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। फिर मैं तुम्हारे घर के बाहर धरना देकर बैठ जाऊँगा, मज़े से बोला, मगर वो बस घूर कर रह गई थी इसे। यार ऐसे तो मत देखो, वैसे ही दीवाना हूँ इन आँखों का। इसकी काजल भरी आँखों में देखकर बोला। वो दाँत कचकचा के रह गई। हाउ चीप। ज़ोर से इसके बाजू पर पंच मारा। नहीं, आई एम सीरियस। मैं 2 दिन बाद ही दुबई जा रहा हूँ 1 महीने के टूर पर, कंपनी की जानिब से, और वहाँ से आकर मैं अपनी मामा और आपी को भेजना चाहता हूँ तुम्हारे घर, प्लीज़। इसके मिन्नत भरे लहजे पर खामोशी से स्टॉल की जानिब चीज़ों का जायज़ा लेने लगी। मैं चाहती हूँ कि आप अब मेरी अकेडमी को भी ज्वाइन करें। वो कॉरिडोर से गुजरती हुई मैम अमारा के साथ इनके ऑफिस जा रही थी। तमाम स्टूडेंट्स अब घरों की जानिब रवाना हो रहे थे। वो भी जल्द से जल्द घर पहुँचना चाहती थी, मगर मैम के बुलावे पर इधर आना पड़ा। थैंक यू सो मच मैम, बट मामा अलाउ नहीं करेंगी। उसने बेबी से कहा तो वो मुस्कुरा दी। इन्हें तो खुश होना चाहिए, इनकी बेटी माशाल्लाह इतनी लायक है। इनकी तारीफ पर वो झींप सी गई। इनको मनाने की कोशिश कीजिएगा, ओके? क्योंकि मैं आपको एक सक्सेसफुल स्टूडेंट के तौर पर देखना चाहती हूँ। इनकी शफ़क़त भरे लहजे पर वो मशकूर हो गई। थैंक यू सो मच मैम, बट जब से किडनैपिंग के वाक़यात में इज़ाफ़ा हुआ है, मामा बहुत डिस्टर्ब रहने लगी हैं। उसने उदासी से बताया। वो भी एक साँस ख़ारिज करके रह गई। सही बात है, मेरी इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लापता हैं। अब तो कोई ख़बर नहीं इनकी। वो बहुत दुःख से तफ़सील बता रही थी। मैम आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये छोटी-मोटी गैंग को ख़त्म कर देंगे हमारे जवान। इनके पुरअज़्म लहजे पर वो उसे देख कर रह गई। बेटा जी इन जवानों पर
آپ کو اس قدر پختہ یقین ہے، اصل میں وہی ان گینگز کی پشت پناہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے تمسخرانہ انداز پر دانائن ایک پل کے لیے چپ ہو گئی، مگر پھر بول اٹھی، میم، کالی بھیڑ کس ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوتی، مگر اکثریت تو پھر بھی وطن سے محبت کرنے والوں کی ہی ملے گی۔ مضبوط لہجے میں وہ بولتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اجازت ہے مجھے میم، ٹائم کافی ہو گیا۔ اپنا بیگ سنبھالتی وہ اٹھی تو وہ بھی سر ہلا گئی۔ انہیں اس لڑکی کی خود اعتمادی پر بہت پسند تھی۔ ابھی وہ ان کے روم سے باہر ہی نکلی تھی جب ماریا تیزی سے دوڑتی ان کے پاس آئی۔ کیا ہو گیا ماریا، ایسے کیوں ہانپ رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو وہ اپنی سانسیں درست کرنے لگی۔ وہ دانائن، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اس کا ہاتھ تھام کر گھبرا کر کہتی، اسے بھی پریشان کر گئی تھی۔ کیا بات ہے ماری، بولو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے اب۔ اس کی اڑی رنگت دیکھ کر اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ یہاں نہیں، چلو یہاں سے۔ اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے چاروں طرف دیکھا، بالکل ویرانی چھائی تھی، تقریباً سبھی اسٹوڈنٹس جا چکے تھے۔ اس نے دانائن کے ساتھ جانا تھا اس لیے رکی ہوئی تھی، جبکہ اریبہ بھی اپنے ہاسٹل روانہ ہو چکی تھی۔ اچھا چلو دانائن، میم ہمارا کی آواز پر دونوں بے وقت مڑی تھی۔ یس میم۔ وہ قریب آ چکی تھی مگر ماریا کی اڑی رنگت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ان کے فکر مندی سے پوچھنے پر ماریا نے نم ہوتی آنکھوں سے ایک نظر دانائن کو دیکھا تو وہ بھی متفکر سی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں دانائن، تم فارغ ہو جاؤ، میں باہر ویٹ کر رہی ہوں تمہارا، گھبرا کر کہتی تیزی سے مڑی، جبکہ وہ پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی تھی۔ کیا بات ہے، سب خیریت ہے نا بیٹا؟ مجھے ماریا ٹھیک نہیں لگ رہی۔ انہوں نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا جو کچھ الجھی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ نگاہیں ابھی وہی تھی جہاں سے ابھی ماریا گزری تھی۔ دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔